Brought to you by Racing Fantasy. Download the app now. नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद। इस मकसद से बनाई गई कि लोगों की जिंदगी से जुड़े मसलों पर गंभीर चर्चा हो और फिर जहां जरूरी लगे कानून बनाए जाएं। लेकिन बीते 2 हफ्तों से संसद अपना काम आधा ही कर पा रही है। बिल पर बिल पास हो रहे हैं लेकिन बिना चर्चा, क्योंकि हंगामा हो रहा है। सुनने में स्कूल या कॉलेज की क्लास में होने वाले हंगामे जैसा लगता है, लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा है। ऐसे कानून हो हल्ले में बन गए जो आपकी और हमारी जिंदगी पर सीधा असर डाल सकते हैं, लेकिन उन पर विस्तार से चर्चा नहीं हुई। इसलिए हमने आज तय किया कि लल्लन टॉप शो में आपको देश में जो नए कानून बनने जा रहे हैं, जो संसद में पारित हो रहे हैं, उनके बारे में तफसील से बताएं दिन की बड़ी खबर में। इसके अलावा भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद में क्या नया हुआ ये भी बताएंगे, और ये भी कि विपक्षी पार्टियों के नाश्ते में कौन आया कौन नहीं, क्या थ्योरी दी गई। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। पिछले हफ्ते किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ट्रैक्टर से संसद पहुंचे थे, जिसे जब्त कर लिया गया था। आज नाश्ते के बाद राहुल साइकिल से संसद पहुंचे। मकसद पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत पर विरोध दर्ज कराना। अब ट्विटर को हर चीज पर मजे लेने की आदत है, तो लोगों ने पूछा कि भाई साथ में जो सीआरपीएफ के जवान हैं उन्हें भी साइकिल पर बिठा देते। किसी ने कहा दौड़ रहे जवान के हाथ में ब्रीफकेस जैसा क्या है। हमारे पास इन दोनों सवालों के जवाब हैं। जवान साइकिल पर इसलिए नहीं बिठाए क्योंकि उन्हें फिर हैंडल पकड़ना पड़ता। पूरी दुनिया में वीवीआईपी सिक्योरिटी में लगे जवान पूरी कोशिश करते हैं कि उनके हाथ फ्री रहें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में वो बिना एक पल गंवाए हरकत में आ सकें। अगर हथियार नहीं है तो हाथ हथियार है। ये वीआईपी सिक्योरिटी का सिद्धांत है। वैसे भारत में कभी कभी सिक्योरिटी कवर के जवानों को भी साइकिल वगैरह पर देखा गया है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही है कि जवान जरूरत पड़ने पर हरकत के लिए पूरी तरह से फ्री हो। और ब्रीफकेस दरअसल ब्रीफकेस नहीं है, वो खुलकर एक बड़ी सी ढाल बन जाता है। खतरा होने पर जवान इस ढाल को खोलकर वीआईपी के सामने खड़े हो जाते हैं। जीके की क्लास हो गई है क्विक सी। अब लौटते हैं राहुल की साइकिल पर, कि राहुल साइकिल से जाना कहाँ चाहते थे और साथ में कौन कौन आया। जैसा कि तय था, आज राहुल गांधी ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं के लिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ता रखा। इसके लिए 11 विपक्षी पार्टियों के नेता पहुंचे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस से महुआ मोइत्रा, एनसीपी से सुप्रिया सुले, शिवसेना से संजय राउत, डीएमके से कनिमोई, राजद से मनोज झा, सपा से रामगोपाल यादव और दूसरे नेता शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यहां 2024 की तस्वीर बनना शुरू हो गई है। वैसे आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी नाश्ते के लिए नहीं पहुंची। कह दिया गया कि अगर संसद में किसान बिल या जासूसी कांड पर चर्चा होगी तो आम आदमी पार्टी विपक्ष का समर्थन करेगी। जब विपक्ष ये सब कर रहा था तब भाजपा क्या कर रही थी? इसके संसदीय दल की एक बैठक हो रही थी, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा, ये संसद का अपमान है। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को संयम बरतने की सलाह भी दी। अब संसद का जिक्र आ गया तो इसके भीतर दाखिल होते हैं, सदन में चलते हैं। दोनों सदनों में आज भी पिछले 2 हफ्तों की तरह ही पेगासस और कृषि कानूनों को लेकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार और विपक्ष को साथ बैठकर गतिरोध दूर कर लेना चाहिए। आज जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहला स्थगन प्रस्ताव दिया, उसके बाद सभापति उनसे मिले भी। इसी तरह लोकसभा में भी कार्यवाही और स्थगन ऑड इवेंट की तरह दिन भर चलते रहे। ये थे दिन के वीडियो के ब्यौरे। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले आए 30,549। ठीक हुए मरीजों की संख्या 38,760 और मौत का आंकड़ा 422। अब भी देश में सबसे ज्यादा मामले केरल और महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं, लेकिन फौरी राहत इस बात से है कि केरल में मामले कुछ कम हुए। पिछले कई दिनों से 20,000 के करीब मामले रिपोर्ट कर रहे केरल ने 2 अगस्त के लिए तकरीबन 14,000 मामले रिपोर्ट किए। राहत देने वाली 2 और सूचनाएं हैं। पहली तो ये कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि भारत बायोटेक का टीका कोवैक्सीन संक्रमण के डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचाव में कारगर है। दर्शक जानते ही हैं कि दूसरी लहर की तबाही डेल्टा वेरिएंट के चलते ही आई थी। वैसे अब भी कोवैक्सीन को लेकर उठे सभी सवालों के जवाब पूरी तरह से नहीं मिले हैं।
राहत देने वाली दूसरी सूचना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में दी। मांडविया ने कहा कि अक्टूबर-नवंबर तक देश में 4 और फार्मा कंपनियां टीकों का उत्पादन शुरू कर देंगी और इससे टीकों की उपलब्धता बेहतर हो जाएगी। मांडविया का जवाब राहत देने वाला जरूर है, लेकिन उनके बयान पर ही जाएं तो कम से कम दिसंबर तक भारत में टीकों की उपलब्धता में हर महीने आंशिक सुधार ही हो पाएगा, जबकि जरूरत अभी है क्योंकि तीसरी लहर का खतरा सर पर है। अगली सुर्खी का संबंध लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस पर जारी भारत चीन सीमा विवाद से है। 31 जुलाई को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 12वीं बैठक हुई। ये बैठक चुशुल मोल्दो बॉर्डर पर भारत की तरफ हुई। दर्शक जानते हैं, अग्रिम मोर्चे से संपर्क के साधन न्यूनतम है और इसीलिए बैठकों से जुड़ी जानकारी आने में वक्त भी लग जाता है। 2 अगस्त को बैठक को लेकर एक साझा बयान जारी हुआ। इसमें इस बात का जिक्र है कि बैठक का ये दौर 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद हुआ। पहली, 25 जून को भारत चीन के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए बने वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, इसकी बैठक हुई। और दूसरा अपडेट, 14 जुलाई को तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। इस बयान में कोई पक्की बात निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि बैठक में पेट्रोल पॉइंट 17A पर सेनाओं के पीछे हटने को लेकर सहमति बन गई। पेट्रोल पॉइंट 17A को हम गोगरा पोस्ट के नाम से भी जानते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में आप अक्सर PP-15, PP-17A जैसे शब्द सुनते रहते हैं। ये पेट्रोल पॉइंट दरअसल वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पड़ने वाली जगहों के कोड नेम है। सेना और ITBP नियमित रूप से इन जगहों तक गश्त के लिए जाती है, कहीं हर महीने, कहीं साल में 1 या 2 बार। सीमा के पास या ठीक सीमा पर मौजूद पेट्रोल पॉइंट तक जाकर सेना इलाके पर अपना दावा बनाए रखती है। अब आपके मन में ये उत्सुकता आ सकती है कि ये पेट्रोल पॉइंट्स बने कब या इनकी पहचान कब हुई। ये हुआ 1976 में इंदिरा गांधी के जमाने में बनाए गए चाइना स्टडी ग्रुप के दौर में। शुरुआती दौर की बैठकों में चीन ने गलवान घाटी में पड़ने वाले PP-14 और हॉट स्प्रिंग इलाके में पड़ने वाले PP-15 और PP-17A पर स्थित गोगरा पोस्ट के इलाके में डिसएंगेजमेंट पर सहमति जताई थी, लेकिन चीन पीछे हटा सिर्फ गलवान घाटी से। अब जाकर गोगरा पोस्ट को लेकर बात बनती दिख रही है। इस बार बैठक 9 घंटे चली, लेकिन इससे पहले बैठक 12-12 घंटे या उससे भी ज्यादा चली है। अप्रैल 2021 में हुई 11वें दौर की बैठक के बाद साझा बयान पर भी सहमति नहीं बनी थी, इसलिए भले इस बार के साझा बयान में कुछ खास ना हो, लेकिन इसका आभर जाना भी पहले से बेहतर माना जा रहा है। गोगरा पोस्ट पर डिसएंगेजमेंट को लेकर आप दोनों पक्ष अपने यहाँ आला अधिकारियों से बात करके अंतिम निर्णय लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ। पहली बात तो ये कि चीन ने PP-15 से पीछे हटने पर फिलहाल बात नहीं की। फिर भारत और चीन के बीच लद्दाख में हो रहे डिसएंगेजमेंट को लेकर सबसे बड़ी शिकायत ये भी होती है कि इस दौरान जो बफर बनता है वो हमारे इलाके में ज़्यादा होता है। बफर मतलब बीच का वो इलाका जहाँ पर दोनों ही लोग गतिविधि नहीं करेंगे। अब ये तो बफर की सैद्धांतिक बात हो गई। जब बफर इलाका बन रहा है स्टैंड ऑफ के बीच, तो होना ये चाहिए कि भारत और चीन अप्रैल 2020 वाली पोजीशन को ध्यान में रखते हुए बराबरी से पीछे हटें, लेकिन फिलहाल ये हो रहा है कि बफर बनाने के बावजूद चीन कुल जमा फायदे में रहता है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब चलते हैं अगली सुर्खी पर। दूसरी सुर्खी का संबंध भी सेना से है। आज सेना का एक रुद्र हेलीकॉप्टर जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर बने रंजीत सागर बांध में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटनास्थल से आई तस्वीरों में बांध के पानी में हेलीकॉप्टर का मलबा नजर आया, साथ में बचाव दल की नाव भी। पठानकोट स्थित 254 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट थे। हेलीकॉप्टर ने मामून कैंट से उड़ान भरी थी, पानी के करीब उड़ान भर रहा था। इस साल ये दूसरी बार हुआ जब रुद्र हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। बुलेटिन की तैयारी तक हेलीकॉप्टर के चालक दल की तलाश जारी थी। तीसरी सुर्खी बनाई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के 10वीं के नतीजों ने। क्या रहा इन नतीजों में? इस बार 99.04% बच्चे पास हो गए। पिछले साल ये आंकड़ा 91.46% था। इस बार बच्चों का रिजल्ट स्कूल के स्तर पर ही तैयार किया गया, जिसे CBSE ने वैलिडेट किया। ये व्यवस्था कोरोना संक्रमण के चलते बनाई गई थी, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा यानी जब हम लोग किसी केंद्र पर जाते थे और खर्रा भरते थे, ऑफलाइन परीक्षा और मूल्यांकन ये पूरा नहीं हो पाया था और परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इससे पास हुए बच्चों की संख्या में अच्छा खासा उछाल भी आ गया है। 16,000 के करीब बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी तैयार हो रहा है। करीब 35,000 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पत्राचार से पढ़ाई की। इन बच्चों के लिए 16 अगस्त के बाद ऑफलाइन परीक्षा होगी और इसके बाद रिजल्ट आएगा। इस बार बोर्ड ने मेरिट लिस्ट जारी न करने का फैसला लिया है, पिछली बार की तरह ही। एक और बात जो हमेशा की तरह है, लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से अच्छा है, बोर्ड में भी बाकी जगह भी।
चौथी सुर्खी बनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट से आई टिप्पणियों से। अदालत ने कहा कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना गलत है। अदालत ने यह भी कहा कि अकबर जोधा भाई की शादी का सबक लेकर धर्म परिवर्तन की गैर जरूरी घटनाओं से बचा जा सकता है। निजी फायदे के लिए किया गया धर्म परिवर्तन न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ये देश व समाज के लिए भी खतरनाक होता है। इस तरह के धर्म परिवर्तन की घटनाओं से धर्म के ठेकेदारों को बल मिलता है और विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा। मामला क्या था? दरअसल एटा जिले के जावेद ने एक हिंदू लड़की से शादी की। बाद में लड़की का धर्म बदलवाने के लिए कागजों पर दस्तखत कराए गए। धर्म बदलते ही एक हफ्ते में शादी हो गई, लेकिन बाद में लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने खुद के साथ धोखाधड़ी किए जाने का बयान दिया। लड़की के बयान के आधार पर जावेद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जावेद की जमानत अर्जी इन्हीं दलीलों के आधार पर कोर्ट ने खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही एक और चर्चित मामले की भी सुनवाई हुई। अदालत ने यूपी सरकार से पूछा कि लगातार 4 साल से चल रहे डॉक्टर कफील खान के निलंबन का आधार क्या है। डॉक्टर कफील खान 22 अगस्त 2017 को निलंबित किए गए थे। तब वो गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पदस्थ। इस मेडिकल कॉलेज में 10 और 11 अगस्त के दरमियान 63 बच्चों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई थी। शुरुआती खबरों में बच्चों की जान बचाने के प्रयासों को लेकर डॉक्टर खान की तारीफ हुई, लेकिन बाद में इस तरह के इल्जाम लगे कि उन्होंने अपना दायित्व पूरा नहीं किया और जांच बिठाई गई। डॉक्टर कफील ने अपने खिलाफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा दोबारा जांच शुरू किए जाने को अदालत में चुनौती दी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई मौत के मामले में इंक्वायरी अफसर ने डॉक्टर खान को मेडिकल नेग्लिजेंस और भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी किया, लेकिन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने जांच के नतीजों को न मानते हुए दोबारा जांच के आदेश दिए थे। कानूनी मामलों पर नजर रखने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक डॉक्टर खान के साथ जिन जिन लोगों पर जांच बैठी थी वो सब बरी होकर ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। आखिरी सुर्खी, इसका संबंध पेगासस मामले से है, लेकिन संसद से नहीं। आज एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पेगासस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई। दर्शक जानते ही हैं, पेगासस कांड में पत्रकार भी जासूसी के निशाने पर थे। गिल्ड ने इस मामले में एसआईटी बनाकर जांच की मांग की। 2 अगस्त को भी वरिष्ठ पत्रकार प्रांजल गुहा ठाकुरता समेत 5 पत्रकारों ने इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें द हिंदू ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर एन राम की याचिका भी है, जो पहले ही लग चुकी है। सब मिलाकर कुल 5 याचिकाएं पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिनमें से 3 की सुनवाई 5 अगस्त के रोज भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना खुद करने वाले हैं। भारत में जहां इस मामले पर जांच का फैसला ये कहकर नहीं लिया गया कि ये मुद्दा ही नहीं है सरकार के हिसाब से, वहीं फ्रांस में जांच काफी आगे बढ़ गई है। वहां जांच एजेंसियों ने कम से कम 3 पत्रकारों के फोन में पेगासस से हमला होने की पुष्टि कर दी है। ये पहली बार है कि पेगासस प्रोजेक्ट के तहत हुई रिपोर्ट्स को किसी देश की सरकारी एजेंसी की जांच में सही पाया गया। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। हॉकी का मैच हुआ आज, खूब बढ़िया खेले हमारे लड़के, लेकिन आखिरी क्वार्टर में सब खराब हो गया। टीम सेमीफाइनल में बेल्जियम की टीम से हार गई और फाइनल की रेस से बाहर हो गई। 5-2 से भारत की हार हुई। हरमनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने भारत के लिए गोल किए। पहले 3 क्वार्टर तक स्कोर 2-2 की बराबरी पर था, लेकिन आखिरी के 15 मिनट में बेल्जियम की टीम भारी पड़ी। 3 गोल किए उन्होंने आखिरी के क्वार्टर में। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में जो टीम हारेगी, अब वो भारत की टीम के साथ ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेलेगी। अभी महिला हॉकी का सेमीफाइनल मैच होना बाकी है। बाकी खेलों की बात करें तो रेसलिंग में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। 19 साल की रेसलर सोनम मलिक अपने पहले ही मैच में हार गई। जेवलिन थ्रो में भी भारत की अनु रानी इवेंट के पहले ही दिन हारकर बाहर हो गई। शॉटपुट में भारत के तेजिंदर पाल सिंह तूर फाइनल में अपनी जगह नहीं बना पाए, क्वालिफाइंग राउंड से बाहर हो गए। कुल मिलाकर आज टोक्यो से भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। हम सांसद क्यों चुनते हैं? क्या सांसदों का काम सिर्फ इतना है कि बहुमत जोड़कर 5 साल में सरकार बना सकें? क्या होता है सांसदों का असल काम? क्यों होती है संसद और उसके साल में 3 सत्र? क्या इसीलिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठकर हो हल्ला कर सकें? संविधान लिखने वालों ने संसद को सबसे बड़ी ताकत दी। संविधान में बदलाव का हक भी संसद को दिया। सरकार को भी संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया। संसद के पास इतनी ताकत है कि वो सरकार के सबसे बड़े मंत्री से सवाल जवाब कर सकता है। मंत्री को जवाब देना पड़ता है और ये सवाल जवाब पूरे देश के सामने रखा जाता है। लेकिन हम पिछले 3 हफ्तों से क्या देख रहे हैं? विपक्ष के सांसद हंगामा करते हैं, सदन कई बार स्थगित होता है और शाम तक संसद से एक खबर आती है कि सरकार ने अमुक बिल पास करा लिया। बिना चर्चा के, बिना बहस के संसद से बिल पास हो रहे हैं। उन क्षेत्रों के कानून जो संसद में जब भी आए खूब बवाल हुआ, पक्ष विपक्ष में खूब बहस हुई, कई बार बिल गिर भी गए, वो बिल भी अब बिना चर्चा के पास हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार भी विपक्ष के हंगामे वाले मौके को भुनाने में लगी है। संसद से बिल पास कराना महज एक औपचारिकता सी बन गई है।
तो मॉनसून सत्र के हंगामे में नरेंद्र मोदी सरकार ने कौन से बिल पास करवाए जिन पर चर्चा होनी ही चाहिए थी? ऐसे 5 बिल हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस सूची में पहला है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस राष्ट्रीयकरण संशोधन बिल। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद साल 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसके 3 बरस बाद 1972 में इंदिरा गांधी सरकार एक और कानून लेकर आई थी, निजी इंश्योरेंस कंपनियों के राष्ट्रीयकरण का कानून। इस कानून का नाम था जनरल इंश्योरेंस बिजनेस राष्ट्रीयकरण कानून 1972। इसके 3 बरस बाद इंदिरा गांधी की सरकार 1972 में एक और कानून लेकर आई, निजी इंश्योरेंस कंपनियों के राष्ट्रीयकरण का कानून। इस कानून का नाम था जनरल इंश्योरेंस बिजनेस राष्ट्रीयकरण कानून 1972। इसके बाद सरकार का इंश्योरेंस वाला काम संभालने के लिए जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी जीआईसी बनाया गया। फिर जो भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां थी उनका कंट्रोल आ गया जीआईसी के पास। कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के तहत प्राइवेट कंपनियों को मिलाकर 4 सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां बनाई गई। पहली नेशनल इंश्योरेंस, दूसरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस, तीसरी ओरिएंटल इंश्योरेंस और चौथी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। ये चारों जनरल इंश्योरेंस कंपनियां आज तक अस्तित्व में हैं, चली आ रही हैं। अब नरेंद्र मोदी सरकार इंदिरा गांधी के दौर में बने कानून में बदलाव के लिए बिल लेकर आई है जिसका नाम है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021। क्या बदलाव करना चाहती है हमारी सरकार? 1972 में इंदिरा गांधी सरकार ने जो काम किया था, मोदी सरकार उसका उल्टा कर रही है। तब इंश्योरेंस वाली प्राइवेट कंपनियों को सरकारी बनाया गया था और अब उन सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनियों को बेची जाएगी और इसी के लिए पुराने कानून में बदलाव किया जा रहा है। संसदीय कामकाज पर नजर रखने वाली वेबसाइट पीआरएस के मुताबिक पुराने कानून में प्रावधान है कि सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 51% हिस्सेदारी सरकार की होनी चाहिए। इस प्रावधान को नए बिल से खत्म किया जा रहा है। मतलब ये कि इन इंश्योरेंस कंपनियों पर सरकार का पहले जितना कंट्रोल रहता था अब उतना नहीं रहेगा। कंपनी के डायरेक्टर कौन होंगे, पॉलिसी क्या होगी, ये पहले सरकार तय करती थी, लेकिन अगर नया संशोधन वाला बिल कानून बन जाएगा तो सरकार की भूमिका कम हो जाएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को प्राइवेटाइज करने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। लोकसभा से सरकार ने यह बिल बिना चर्चा के पास करवा लिया। इंश्योरेंस देश में बहुत संवेदनशील मसला रहा है। जब भी इंश्योरेंस को लेकर कोई नया कानून लाने की बात हुई तो खूब बहस हुई। 1996 में कांग्रेस सरकार इंश्योरेंस में एफडीआई का बिल लेकर आई तो लेफ्ट और बीजेपी ने एकजुट होकर विरोध किया। जब वाजपेयी सरकार इंश्योरेंस में एफडीआई का बिल लेकर आई तो कांग्रेस ने विरोध किया। मनमोहन सिंह सरकार ने इंश्योरेंस में एफडीआई बढ़ाकर 49% करने के लिए खूब कोशिश की, लेकिन तब बीजेपी समेत विपक्षी पार्टियां विरोध करती रहीं। बिल पास नहीं हो पाया। मोदी सरकार ने एफडीआई बढ़ाकर 74% किया, तब भी खूब बहस हुई। विपक्ष ने जी जान लगाकर विरोध किया। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंश्योरेंस को लेकर कोई बड़ा बिल संसद में आए और सन्नाटे में पास हो जाए। लेकिन अब जनरल इंश्योरेंस बिजनेस राष्ट्रीयकरण संशोधन बिल बिना किसी चर्चा के पास हो गया। इस सूची में दूसरा बिल है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021। हंगामे के बीच ये बिल सरकार ने पास करा लिया। किस बारे में है बिल? इसके तहत अब जिला कलेक्टर को बच्चे गोद देने के मामले में ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। 2015 में लाए गए जुवेनाइल एक्ट में संशोधन के लिए भी ये बिल लाया गया है। 2015 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये व्यवस्था थी कि सिविल कोर्ट से आदेश आने के बाद एडॉप्शन यानी गोद लेने की प्रक्रिया को पूरा माना जाएगा। नए बिल में यही अधिकार जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को भी दिए गए हैं। दूसरा बड़ा बदलाव है नाबालिगों के किए गए अपराधों के संदर्भ में। नए कानून में सीरियस क्राइम्स माने गंभीर अपराधों के लिए सजा के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। 2015 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में यह व्यवस्था थी कि जघन्य अपराधों के मामले में 16 से 18 साल के नाबालिगों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन जघन्य अपराधों की व्याख्या इस तरह हो गई थी कि ड्रग्स या शराब से जुड़े अपराधों में भी ये सख्त प्रावधान लगाया जा सकता था। नए कानून के मुताबिक 16 से 18 की उम्र के नाबालिगों पर तभी वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है जब संबंधित अपराध के लिए कम से कम 7 साल की सजा का या उससे ज्यादा का प्रावधान हो। और आमतौर पर 7 साल से ज्यादा की सजा कब होती है? यौन हिंसा, रेप, हत्या जैसे मामलों में। बाकी अपराधों को सीरियस क्राइम यानी गंभीर अपराध मानकर जुवेनाइल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। छोटे अपराधों यानी पेटी क्राइम के मामले भी पहले की तरह जुवेनाइल कोर्ट में ही सुने जाएंगे। इससे ये होगा कि किशोर ज़्यादा से ज़्यादा एडल्ट जस्टिस सिस्टम से दूर रहेंगे ताकि उनके मुख्यधारा में लौटने की उम्मीद बरकरार रहे। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने विधि मंत्रालय को कदम उठाने को कहा था। ये अच्छे बदलाव हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, जब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बिल पास हुए तो क्या हम उन बिल के गुणदोष के आधार पर उन्हें अच्छा या खराब कह रहे हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि देश में कोई भी नया कानून बनता है तो उस कानून पर 360 डिग्री सारे पहलू आएँ, उन पर वाद विवाद हो, संवाद हो, अगर ज़रूरी लगे तो बिल के प्रावधानों में बदलाव हो। इसके लिए संसद बनी है, लेकिन ये काम नहीं हो रहा है। तीसरा बिल
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड संशोधन बिल 2021। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये तो वो बड़े नाम हैं जिनका नाम अलग से अलग अलग वजहों से हम सुनते रहते हैं। ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जो बैंकों से या किसी कर्ज देने वाली संस्था से पैसा उधार लेती हैं, चुका नहीं पाती, दिवालिया हो जाती हैं। देश के बैंकों की बहुत बड़ी रकम डूब वाले खाते में है, 8,34,000 करोड़ रुपए, यानी सरकार साल भर के लिए जितना बजट बनाती है उसके 1/4 हिस्से के बराबर। तो बैंकों का पैसा कम डूबे या जो डूब रहा है उसे वापस वसूल किया जा सके, इस दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में एक कानून बनाया था। उस समय अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। उस कानून का नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, हिंदी में से कहते हैं दिवाला और शोधन क्षमता कोड 2016। इसमें डूबे हुए कर्ज का 330 दिन में समाधान करने का प्रावधान है। इस प्रक्रिया को कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी CIRP कहते हैं। कर्ज देने वाले की तरफ से CIRP शुरू की जाती है। होता यह है कि कर्ज देने वाले की तरफ से कमेटी बनती है। कमेटी तय करती है कि दिवालिया हो चुकी कंपनी से पैसा कैसे वसूलना है, क्या उसका अधिग्रहण करना है या कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव करना है। और जब ये CIRP की प्रक्रिया चलती है तब दिवालिया कंपनी का पूरा कंट्रोल लोन देने वाली कंपनी के हाथ में होता है, बैंक के या संस्था के। ये तो हुई 2016 वाले कानून की बात। अब अरुण जेटली के लाए कानून में फिलहाल जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण वो बदलाव कर रही हैं। इस बदलाव के लिए संशोधन बिल लाया गया जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021। इसमें कर्ज के निपटारे का एक नया तरीका निकाला गया है। इसका नाम है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। कोई भी ऐसी कंपनी या उद्योग जिसने 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया है वो नई प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसमें जो डिफॉल्टर है यानी कर्ज नहीं चुका पाने वाली कंपनी के मालिक सेटलमेंट की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। कितना और कैसे कर्ज चुकाएंगे इसका प्लान वो लोन देने वालों को बता सकते हैं। 120 दिन में सेटलमेंट का काम करना होगा और इस दौरान कर्ज में डूबे उद्योग का मैनेजमेंट मालिक के पास ही रहेगा, कर्ज देने वाले के पास नहीं जाएगा। कर्ज में डूबी लघु, सूक्ष्म या मध्यम साइज की कंपनियों के फायदे के लिए पुराने कानून में यह बदलाव किया गया है ताकि ऐसा ना हो कि कर्ज नहीं चुका पाए तो इंसाफ करने का पूरा हक कर्ज देने वाले के हाथ में चला गया। दिवालिया होने के बाद भी कुछ अधिकार कंपनी के पास बने रहेंगे ताकि उनके काम ना रुकें। इस बिल पर भी संसद में कोई बहस नहीं हुई। बिल भी पिछले बुधवार को लोकसभा से पास हुआ, आज राज्यसभा से भी हो गया और अब राष्ट्रपति का ठप्पा लगते ही कानून बन जाएगा। इस सूची में चौथा बिल है एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021, हिंदी में कहेंगे आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021। आज लोकसभा में यह बिल पास हो गया। यह बिल आवश्यक रक्षा सेवाओं में शामिल कर्मचारियों की हड़ताल करने पर रोक लगवाने के लिए है। आवश्यक रक्षा सेवाएं यानी वो फैक्ट्रियां जहां पर सेना के इस्तेमाल वाला सामान बनता है, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री समझिए। हालांकि बिल में आवश्यक रक्षा सेवाओं की परिभाषा काफी विस्तृत है। सरकार ऐसी किसी भी सेवा को आवश्यक रक्षा सेवा घोषित कर सकती है जिससे सेना के लिए बनने वाला सामान प्रभावित होता हो, और ऐसी किसी भी फैक्ट्री के कर्मचारियों पर यह नया कानून लागू होगा तो वो हड़ताल नहीं कर पाएंगे। बिल की वजह में सरकार ने बताया कि युद्ध और सेना के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान में देश की आत्मनिर्भरता के लिए ये बिल जरूरी है। अब यहाँ वाजिब सा सवाल ये आता है कि देश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो बरसों से चल रही है, पहले की सरकारों ने कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक क्यों नहीं लगाई? हड़ताल से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे वाली बात अभी क्यों आई? इसकी वजह है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को लेकर सरकार का इसी साल जून में लिया गया फैसला। देश में अभी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं और ये आती हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तहत। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आता था रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोडक्शन विभाग के तहत। जून में सरकार ने आयुध फैक्ट्रियों को यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को PSUs के साथ जोड़ दिया। इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में करीब 70,000 लोग काम करते हैं। उनको लग रहा था कि सरकार ने उनकी नौकरी के साथ खिलवाड़ किया, उनकी नौकरी के नियम बदल जाएंगे, रिटायरमेंट की पॉलिसी बदलेगी, और इसके खिलाफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी यूनियन हड़ताल की धमकी दे रहे थे। कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक के लिए सरकार जून में अध्यादेश लेकर आई और उस अध्यादेश को अब बिल की शक्ल में संसद में पेश किया गया और आज लोकसभा से ये पारित भी हो गया। पांचवा बिल एयरपोर्ट इकोनॉमी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021। किस बारे में है ये बिल? 2008 के कानून में संशोधन का बिल है। 2008 में कानून लाकर एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी AERA बनाया गया था। ये अथॉरिटी उड़ानों और एयरपोर्ट से जुड़ी फीस को रेगुलेट करती है। अब पुराने कानून में थोड़ा बदलाव किया जा रहा है। मेजर एयरपोर्ट या बड़े एयरपोर्ट क्या है, इसकी पुराने कानून में जो परिभाषा थी वो बदली जाएगी। कानून में बदलाव से सरकार की कोशिश ये है कि मुनाफा वाले और घाटे में चलने वाले एयरपोर्ट्स की पेयरिंग कर दी जाए ताकि घाटे वाले एयरपोर्ट्स को भी PPP मॉडल पर इन्वेस्टर मिल सकें। इसके अलावा छोटे इलाकों में हवाई उड़ानों को बढ़ाने के लिहाज से भी पुराने नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। सरकार कह रही है कि छोटी जगहों में हवाई उड़ाने बढ़ाने के लिए बिल जरूरी है। इसी साल मार्च में यह बिल लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन फिर संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया। आज लोकसभा में बिना चर्चा के यह बिल पास हो गया, राज्यसभा में पास होना भी बाकी है।
अब इनमें से कई कानून ऐसे हो सकते हैं जो बहुत अच्छे हों, सरकार अच्छी मंशा से ला रही हो, कई कानून ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें शायद बदलाव ज़रूरी हो। ये सब संसद की बहस से तय होता। हम जानते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए संवाद और बहस ज़रूरी है। ये बहस इसलिए भी ज़रूरी है ताकि किसी भी नए कानून पर हर मुमकिन आपत्ति सामने आ सके जो वैधानिक हो। हाउस को कैसे ऑर्डर में लाना चाहिए, ये सरकार की और विपक्ष की जिम्मेदारी है। ज़्यादा जिम्मेदारी ज़्यादा ताकतवर लोगों की, ताकत उनके पास जिनके पास सत्ता है, यानी नरेंद्र मोदी सरकार की। नरेंद्र मोदी सरकार को चाहिए अपने अनुभवी राजनेताओं को लगाएं, फ्लोर मैनेजर्स को लगाएं, बात करें विपक्ष के लोगों से, किन मुद्दों पर अड़ियल रवैया है इस पर बात करें और देखें कि बीच का रास्ता क्या निकल सकता है। सियासत चलती रहेगी, लेकिन संसद अगर इसी तरह से हंगामे की भीड़ चढ़ता रहा तो इस सबसे बड़ी पंचायत में लोगों की आस्था का क्या। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।